जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी के हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा। इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या वाले प्रश्न बताया जाएगा और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा। यदि आप लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ये सब प्रश्न कर सकते हैं तो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में जितना भी हमने पहले वीडियो बनाया है तो उसमें आंसर नहीं था। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बस क्वेश्चन बताएंगे आपको, बाकी वीडियो का पीडीएफ दे देंगे, आप उसको तैयार करिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, इतवार को बुआ आई और डैश 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 खुशी का ठिकाना न था। आपको आपके पेपर में ऐसा दिया रहेगा, या हो सकता है आपके पेपर में जो बीच में डैश डैश हो इसके बीच में जो भी आएगा वो पूरा दिया रहेगा, यानी शुरू से लेकर यहाँ से अंत तक दिया रहेगा। इसके बीच वाला भी दिया रहेगा, आपको समझकर लिखना है। कैसे लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या, व्याख्यात यानी कि पंक्तियाँ सुप्रसिद्ध कहानीकार जयनंद कुमार द्वारा लिखित पाजेब कहानी से अवतरित है, जिसमें कहानीकार ने बताया है कि एक 4 वर्ष की छोटी सी लड़की पाजेब पहनकर कितना खुश होती है। बस यह क्या है, सप्रसंग है, यानी कि प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसका सप्रसंग है, यह इस तरह से लिख लेंगे, फिर यहाँ पर उसका व्याख्या करेंगे। देख सकते हैं व्याख्या करने के बाद यहाँ पर इसका विशेष यानी क्या विशेषता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार ने बासुलभ चपलताओं का वर्णन किया है तथा इसमें भाषा सरल है, स्वाभाविक है एवं व्यंजनापूर्ण है। इस तरह से करना है। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि वह एक टक मेरी ओर, वह एक टक मेरी ओर डैश 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 पर उतर न पाए। यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं, प्रसंग है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिखा गया है क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम सप्रसंग लिखेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। नीचे देख सकते हैं व्याख्या लिखा है। व्याख्या के बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसकी विशेष यानी कि इसमें क्या विशेष है वो लिखा है। अब नीचे हमारा देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है कि वही 3 बजे वाली डैश डैश मुझे नींद आ गई, वही 3 बजे वाली मुझे डैश डैश नींद आ गई। सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर इसका लिखना है। फिर उसके बाद देखिए इसका भी देखिए यहाँ पर व्याख्या किया गया है, व्याख्या यहाँ नीचे दिया गया है, फिर यहाँ पर विशेष दिया गया है। नीचे हमारा दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि मोहल्ले में सफ़ेद पोशी डैश डैश वह चोर को, मोहल्ले में सफ़ेद पोशी डैश 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 वह चोर को ठहरा, वह चोर जो ठहरा। यह 16 नंबर यानी कि तीसरा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पूरा यदि वीडियो पढ़ाने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो और आप देखेंगे नहीं। और चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चोर से ज़्यादा डैश 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 पर्दा रहता था, चोर से ज़्यादा डैश 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 पर्दा रहता था। इसका भी संदर्भ एवं प्रसंग क्या है यहाँ पर दिया गया है और व्याख्या यहाँ पर देखिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकते डैश 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 ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। यहाँ पर इसका संदर्भ एवं व्याख्या किया गया, संदर्भ और प्रसंग यहाँ पर दिया गया है इसका, फिर उसके बाद व्याख्या, फिर उसके बाद विशेष। यानी कि इस तरह से यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं आपको तो इसी तरह से लिखना है जैसे इसमें लिखा गया है। बाकी हम इसका पीडीएफ दे देंगे, आप उसको तैयार करिए। 6वां प्रश्न है कि एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, फिर डैश डैश रहस्यमय अनगुत लग रहा है। तो संदर्भ एवं प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। यह लेखक जो है यानी कि इसको फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम से अवतरित है, यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या यहाँ पर इन्होंने किया है। फिर उसके बाद इन्होंने इसकी विशेषता बताई, इसमें क्या विशेष है। नारी का सौंदर्य छायावादी शैली संस्मरण कराता है तथा रसिक लेकिन भोले हीरामन के मनोभावों की ओर संकेत किया गया है। चलिए 7वां प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है। देखिए इसका पूरा दे दिया गया है, या तो आपको डैश डैश करके दिया रहेगा, शुरू का और लास्ट का दिया रहेगा, बीच में इसमें डैश रहेगा, या तो फिर आपको इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा कि इस प्रश्न का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, फिर डैश डैश
बाजार सौदा लेने चले जाएंगे, इतना लिखा रहेगा। फिर आपको संदर्भ फिर प्रसंग लिखना है। संदर्भ यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से लिखा है। संदर्भ यहाँ पर ये वाला देखिए, इसको एक बार देखिएगा। 20 नंबर जो दिया गया है यानी 7वां नंबर, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए सही से लिखा है। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत ग्रंथ पंक्तियाँ ज्ञान रंजन द्वारा लिखित कहानी पिता शीर्षक से ली गई है। फिर प्रसंग में क्या लिखा है? इन पंक्तियों में बताया गया है कि पिता से अधिक बातचीत करने पर वे करारी एवं हिंसात्मक बात करने लगते हैं, और इसका व्याख्या किया गया है नीचे। फिर इसकी विशेषता दिया है, यानी कि इसमें क्या क्या है, इसमें विशेषता क्या है? इन पंक्तियों में पिता की शांति प्रियता प्रतीत होती है। भाषा क्या है? भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। फिर यहाँ पर 21 वाला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखिए संदर्भ और देखिए ऐसे लिखना है। पहले संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत यानी कि किसके द्वारा कहानी लिखा गया है, कि कहाँ से लिया गया है, इसको लिखना है। फिर इन पंक्तियों में क्या यानी है, इनका क्या मतलब है, फिर उसके बाद पूरा व्याख्या करना है। फिर उसके बाद विशेषता लिखना है। देखिए नीचे दिया गया है क्वेश्चन एक, कि सीधा तना हुआ डैश 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 फिर लौटना ही चाहिए न, ऐसे दिया रहेगा। फिर दिया गया है नेक्स्ट संदर्भ में व्याख्या। प्रस्तुत अवतरण हिंदी भाषा के नाटक शिरोमणि जयशंकर प्रसाद के ध्रुवस्वामिनी नामक नाटक के प्रथम अंग से उद्गित है। फिर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा प्रसंग हो गया, संदर्भ हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ से अपने स्वगत कथन में इन उद्गारों को व्यक्त करती है हुई प्रधान नायिका ध्रुवस्वामिनी मंच पर प्रवेश करती है। उपयुक्त पंक्तियों में प्रवेश प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हो तो है ही, साथ ही ध्रुवस्वामिनी के मन में उठने वाली भावनाओं का आलोड़न भी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? प्रसंग हो गया। यहाँ पर दोनों दिया है, मानी वो पिछले वाला भी सही था। व्याख्या यहाँ पर किया है, फिर उसकी विशेषता यहाँ पर बताया है, यानी कि इस पंक्ति में क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए हमारा क्या आ गया, आगे हमारा देखिए यहाँ पर लघु त्रिप्रश्न है यह, जो कि आपको यदि लघु त्रिप्रश्न आपके पेपर में दिया है तो उसमें दिया रहेगा कि 5 प्रश्न करिए, 4 प्रश्न करिए, ऐसे दिया रहेगा। यहाँ पर लघु त्रि पहला प्रश्न है, संक्षेप में रोज यानी ग्रीन कहानी का कथ्य बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो हिंदी साहित्य के यह अप्रतिम गद्य शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के पुड़िया जनपद के अंतर्गत औराही हिगना नामक गांव में 4 मार्च सन 1921 को हुआ था, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, किंतु उन्हें ख्याति मेला आंचल 1954 से ही मिली थी, यहाँ पर इसका दिया गया है। इन्होंने देखिए 4 मार्च सन 1921 को इनका हुआ था क्या? हिगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और यह जेल में भी बंद थे। इस तरह से आपको लिखना है, बस इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पर 150 शब्द हो गए, 150-200 शब्द में आपको ऐसे लिखना है। नीचे दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक कथाकार है, स्पष्ट कीजिए, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, इसका आंसर आप देखिएगा, हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे आपको। चलिए, पिता कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, पिता कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, इसका उत्तर देखिए बगल में दिया गया है, यहाँ पर इसका उत्तर है, पिता कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चंद्रगुप्त के चरित्र की विशेषताएं बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ध्रुवस्वामिनी क्या दिया है? ध्रुवस्वामिनी की प्रधान समस्या पर अपने विचार लिखिए, या तो ध्रुवस्वामिनी नाटक की प्रमुख समस्या क्या है, यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। इसको पढ़िएगा और लिखिएगा जरूर, आप अपने हिसाब से लिखिएगा, लेकिन एक बार इसको पढ़ के जाइएगा। रामगुप्त की प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं बताइए, या तो फिर रामगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह से दोनों प्रश्न पूछेगा, और यहाँ पर इसका नीचे उत्तर दिया गया है, तो उत्तर को एक बार आप देखिएगा जरूर। तो नीचे प्रश्न है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सा अपने गले को आराम दे देते हैं। तो शेयर कर दिया आपने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की नाटक की कला, यहाँ पर पूछा है जयशंकर प्रसाद की नाटक की कला, यहाँ पर इसका नीचे उत्तर दिया है, इसको आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, 3 टाइप के हैं, तीनों तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो पहला टाइप है हमारा ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताएं। पहला प्रश्न है, या तो इस तरह से पूछेगा ध्रुव स्वामिनी की नायिका। तीसरा क्या है, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण। तो इस तरह से तो ये वाला अधिकतर पूछता है, चरित्र चित्रण कीजिए, तो इसको तैयार करिएगा जरूर। ध्रुव स्वामिनी बढ़िया है। शेयर एक बार कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका उत्तर नीचे दिया गया है, सभी का उत्तर नीचे दिया गया है। दीपदान एकांकी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा जरूर, इसको टिक कर लीजिए। दीपदान एकांकी के कथानक की विशेषताएं बताइए। दीपदान एकांकी कथानक की विशेषताएं बताइए। तो दीपदान एकांकी की कथा वस्तु यद्यपि ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। क्या है, हाँ, ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इसके लेखक कौन है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। दीपदान एकांकी, चलिए नीचे दिया गया है, उसी का क्वेश्चन है। प्रश्न 30 है, यहाँ पर दिया गया है, दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, यानी कि उसका क्या उद्देश्य है उसको स्पष्ट करना है। यह रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है। दीपदान एकांकी मेवाड़ में के इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना का चरित्र चित्रण किया गया है इसमें। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से पन्ना धाय, यानी पन्ना धाय जो अपने यानी कि राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे देती है। बहुत ही मार्मिक घटना है, इसमें पढ़िएगा तो आपके यानी कि आपका जो मन है उदास हो जाएगा। एक बार इस कहानी को पढ़िएगा जरूर। इसका उत्तर नीचे दिया गया है, नीचे प्रश्न है उसी का है। एकांकी कला के विकास में अशक जी का योगदान बताइए। उपेंद्र नाथ अशक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। हिंदी एकांकी के विकास में अशक जी के ऐतिहासिक योगदान दिया गया है। अशक जी सन 1937-38 से ही एकांकी लेखक में माहिर थे। तो इस तरह से उसका उत्तर दिया है, लिखिएगा ज़रूर। हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलिए नीचे देखिए, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कलम का सिपाही निबंध का कलम का सिपाही निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर अथवा कलम का सिपाही लेखक का सारांश इस प्रकार लिखिए कि उसकी सभी विशेषताएं स्पष्ट परिलक्षित हो उठे। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसमें दो तरह के प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न को देख लीजिए और इसका उत्तर एक ही है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए उसका बहुत बड़ा उत्तर है, यह उसी का उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 26 का। नीचे दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज ऋण जल धन जल का सारांश लिखिए। तो यहाँ पटना में बाढ़, यह इन्हीं के द्वारा लिखित है। इसको पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया। जितने भी बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए। यह भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। हरिशंकर परसाई ने हिंदी साहित्य में व्यंग को प्रतिष्ठित किया है। इस कथन में संदर्भ में उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। या तो इस तरह से पूछेगा, या तो नीचे दिया है, एक व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई के साहित्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। या तो इस तरह से पूछेगा। इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, हास्य व्यंग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। यह हरिशंकर परसाई हास्य रस के व्यंग प्रसिद्ध रचनाकार हैं। चलिए नीचे दिया गया है, उन्हीं का क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इतना बड़ा दिया गया है, इनको एक बार देखिएगा आप ज़रूर। अगर क्लीन नहीं हो PDF डाउनलोड करके तैयार करिएगा। नीचे प्रश्न दिया गया है हमारा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है पूरा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल सांकृत्यायन के योगदान को लेखबद्ध कीजिए। राहुल सांकृत्यायन क्या थे, एक प्रकार के घुमक्कड़ राज यानी बने, यानी कि यह एक प्रकार के घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे। तो 20वीं सदी के भारत में घुमक्कड़ राज बने राहुल सांकृत्यायन ने देश विदेश की जितनी यात्राएं की और जितना यात्रा साहित्य में लिखा, उतना उनके पहले या बाद में अन्य यथावर के लिए संभव नहीं है। यानी कि यह बहुत घूमने वाले इंसान थे। तो इनकी पूरी जीवन कुंडली यहाँ पर नीचे दिया गया है, उत्तर भी इसको लिखिए। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर दिया गया है, बहुत बड़ा है, तो आप छाट के लिखिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा जूठन का सारांश लिखिए। जूठन यहाँ पर दिया गया है,
और जूठन हिंदी आत्मकथाओं में सर्वाधिक चर्चित और पढ़ी जाने वाली आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन के द्वारा हिंदी साहित्य में वैचारिकी का एक नया धरातल तैयार किया है, जो कि परंपरावादी और चित्तवादी मनोवृत्ति से बिल्कुल अलग है, अनुभवयुक्त था। ठीक है, इस तरह से आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाला प्रश्न मिलेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों प्रश्न इसमें हैं और साथ में इसका उत्तर भी है। तो आपको हेड़ने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं से तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।